तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसिया ब्रिज के ऊपर से कूद गई होती है और उसे लग रहा होता है कि अब वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। आगे हम देखते हैं कि एलिसिया का शरीर जमीन पर गिरने की वजह से पूरी तरह से कुचला गया होता है। उसके अंगों की स्थिति इतनी भयानक थी कि मानो उसमें जीवन का कोई भी अंश नहीं बचा हो। ऊपर खड़े वो दोनों डाकू ये देखकर बहुत ही डर गए थे। उन्हें डर था कि यदि ब्रोको को ये पता चल गया कि एलिसिया की मौत हो चुकी है तो वो उनका क्या हाल करेगा, और इसकी कल्पना मात्र से ही उनकी रूह कांप उठती है। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वो नीचे जाकर खुद ही ये सुनिश्चित करेंगे कि एलिसिया सच में मर चुकी है या अभी भी जिंदा है। इसी दौरान अचानक एलिसिया को फिर से होश आता है और तभी उसे एक भयानक सच्चाई पता चलती है कि क्लेन ने असल में उसे एक अनडेड क्रिएचर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और इस अवस्था में वो केवल अपनी बाईं आंख को हल्का सा हिला पाने में सक्षम थी। उसकी गर्दन के नीचे का बाकी शरीर बिल्कुल भी बेजान था। ना वो उसे महसूस कर सकती थी और ना ही उसमें कोई हरकत कर पा रही थी। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि क्या वो अब बाकी जीवन ऐसे ही जीने वाली है। लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो अभी अपने एक भी मसल्स को हिलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ऊपर खड़े डाकू उसे मरा हुआ समझे। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ब्लड सर्कुलेट होने लगते हैं और उनके हिलने से क्लेन का चेहरा सामने आ जाता है, जो उसे केवल ये कहने के लिए आया हुआ था कि वो कितनी मूर्ख है जो उसने इतना अधिक खून बहा दिया। एलिसिया ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्लेन यहाँ पर कैसे आया और ये कैसा विचित्र रूप है जो अब किसी छोटे उड़ते हुए पपी की तरह दिख रहा है। क्लेन उसे समझाता है कि उसका ये रूप इस बात पर निर्भर करता है कि एलिसिया के भीतर कितनी मात्रा में मैजिक ब्लड मौजूद है, और चूंकि एलिसिया अभी भी उसके लिए यूजफुल है इसीलिए वो उसके शरीर में जबरदस्ती मैजिक ब्लड भरने वाला है। वो उससे कहता है कि जब तक उसके शरीर में ये जादुई ब्लड बहता रहेगा उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक होता रहेगा, सिवाय उन अंगों के जो शरीर से पूरी तरह से अब कट चुके हैं। ये सुनकर एलिसिया उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो उसे अभी पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं कर रहा। इस पर क्लेन कहता है कि वो सिर्फ एक पल उसके साथ बिताना चाहता है, क्योंकि अभी उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है। क्लेन सबसे पहले उसे बताता है कि उसने लूना के लिए एक वेट नर्स खोज ली है और वो सदस्य डाकुओं के गिरोह में से है जिसका नाम नू है। वो ये भी कहता है कि उसकी इंसानों की समझ बहुत लिमिटेड है, फिर भी उसे महसूस होता है कि नू इस स्थान पर शोषण और अत्याचार सहन कर रही है। इसी कारण से उसने नू को अपने साथ भाग चलने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन जो बात क्लेन को सबसे अधिक चौंका रही थी वो ये थी कि नू ने बिना एक पल गवाए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्लेन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर कोई उस नरक जैसे स्थान पर रहना क्यों चाहेगा। एलिसिया थोड़ी देर सोचकर कहती है कि शायद नू उसे और लूना दोनों को भी गुलाम ही मानती है, और जब कोई इंसान खुद को गुलाम समझने लगता है तो वो ये मान लेता है कि उसे कहीं और जाने का अधिकार है ही नहीं। और यही कारण रहा होगा कि जब क्लेन ने उसे भागने का अवसर दिया तो नू को ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। क्लेन उसकी बात को समझता है और फिर एलिसिया से पूछता है कि वो नू को अपने साथ चलने के लिए कैसे मना सकता है। तो एलिसिया अनुमान लगाती है कि शायद सबसे प्रभावशाली उपाय यही होगा कि यहाँ पर मौजूद सभी डाकुओं का सफाया कर दे। लेकिन क्लेन तुरंत इस आइडिया को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करना उसके अंडरकवर मिशन को खतरे में डाल सकता था। इसीलिए वो एलिसिया से कहता है कि वो ये काम वो खुद करे। उसे लगता है कि यदि एलिसिया ये काम करेगी तो किसी को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं होगा। एलिसिया थोड़ा हिचकिचाहट दिखाती है और उसे लगता है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं बची, लेकिन क्लेन उसकी ना सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये काम लूना को अगली बार भूख लगने से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए। इसके बाद क्लेन एलिसिया के शरीर में सारा मैजिक ब्लड भर देता है और जैसे ही वो ब्लड उसकी नसों में फैलता है उसका शरीर अजीबोगरीब तरीके से तड़पने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो ब्रेक डांस कर रही हो, और उसकी टूटी फूटी शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगती है। इस तमाशे को देखकर कई डाकू नीचे कूद पड़ते हैं और ये दृश्य देखकर वो भय और आश्चर्य से सन्न हो गए थे, क्योंकि एक अधमरी लड़की को ब्रेक डांस करता देखना ये उनकी कल्पना के बहुत बाहर था। एलिसिया जैसे तैसे गहरी सांस लेती है, लेकिन हर सांस के साथ उसकी टूटी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वे आपस में जुड़ रही होती हैं। डाकुओं का लीडर डार्न इस स्थिति को समझ ही नहीं पाता, परंतु वो फिर भी ऑर्डर देता है कि एलिसिया को पकड़ लिया जाए और इस बार उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, ताकि वो दोबारा भागने का प्रयास न कर सके। जैसे ही एक डाकू एलिसिया के पास पहुंचता है वो उसे बिना रोके अपने आप को छुरा घोंपने देती है, फिर एक ही मुक्के में उसे उड़ा भी देती है। लेकिन उससे पहले वो उसकी तलवार और आंख की पट्टी छीन लेती है। उसी तलवार से वो अपनी बेड़ियों को काटती है और फिर आंख की पट्टी पहनकर पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। उधर क्लेन एक बार फिर नू को खोजने के लिए निकल पड़ता और लूना से ये वादा करता है कि इस बार वो नू को जरूर मना लेगा कि वो उसकी वेट नर्स बने। अगर लूना को एलिसिया की चिंता है तो क्लेन उसे दिलासा देता है कि एलिसिया ठीक रहेगी, क्योंकि ये अकेली इंसान है जिसने उस युद्ध में क्लेन के सींगों को छुआ था।
उधर कर्म नू को बुलाकर उसे डांटती है कि उसने रसोई की गंदगी क्यों नहीं साफ की। वो देखती है कि नू जो हाल ही में पीटी गई थी वो अब भी खुश लग रही थी। इससे उसे इस बात की शंका होती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नू से जवाब देती है कि वो बस यही सोच रही थी कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्योंकि उसने आज तक कभी उस नर्क से बाहर कदम तक नहीं रखा है। कर्म को शक होता है कि शायद नू बाहर जाना चाहती है, लेकिन नू सफाई देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए, और अपने भोलेपन में वो ये भी गलती से बोल देती है कि किसी ने उसे इस स्थान से बाहर ले जाने का ऑफर दिया था, और बिना किसी दबाव के वो ये भी बता देती है कि वो व्यक्ति खुद एक गुलाम था। उनकी बातें ब्रो को भी सुन लेता है, पर उसके कोई रिएक्शन देने से पहले ही कर्म नू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए कि उसने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की कि वो उससे पहले बाहर निकल सकती है। तभी ब्रो को कमरे में एंटर करता है और बच्चे के बारे में पूछता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लूना का यूज किसी योजना में करने वाला है। वो फिर नू से कहता है कि वो उसके साथ चले। कर्म तुरंत समझ जाती है कि वो उसे सजा देने ले जा रहा है, लेकिन कर्म कर भी क्या सकती थी। वो अपने बॉस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह सकती। इसीलिए जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो कर्म बस एक गहरी सांस लेती है और मन में सोचती है कि अब बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। उसका ये विचार साफ इशारा करता है कि ब्रो को नू को मारने वाला है। उधर क्लेन लूना को लेकर उसी स्थान पर पहुंचता है और कर्म समझ जाती है कि क्लेन नू को बच्चे का दूध पिलाने के लिए ढूंढ रहा है। कर्म, जो कि पहले से ही चिड़ी हुई थी और बहुत गुस्से में थी, क्लेन से कहती है कि अब कोई भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, क्योंकि नू ने एक ऐसी गलती की है जो क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा सपना देखा जो कि संभव है ही नहीं। क्लेन कर्म से और भी विस्तार में बताने को कहता है। जब उसकी आंखें किसी राक्षस की भांति कर्म की आंखों में झांकती है तो वो डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है। इधर ब्रोको नू को एक गुफा में ले जाता है और जैसे ही वो भीतर एंटर करते हैं, वहाँ का जो सीन वो देखती है उसे देखकर वो बहुत ही दंग रह जाती है। वो कौओं के बीच में पैदा हुई थी और हमेशा वहीं रही थी, लेकिन उसने इस स्थान को पहले कभी देखा नहीं था। वो ब्रोको से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो अपनी जादुई धातुएं बनाता है। वो आगे नू को समझाने लगता है कि मैजिक ओर्स का उपयोग कई प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। वो ये भी बताता है कि उसके हाथ में जो लालटेन है वो भी एक स्पेशल मैजिक ओर से बनाया गया है। वो बताता है कि इस जगह पर कई सारी गुफाएं हैं और हर गुफा में कुछ ना कुछ अद्भुत बनाया गया है। वो उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है और जैसे ही वो नीचे की ओर उतरते हैं, नू की नजर एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ती है। ये सीन देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसकी चिंता स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर झलकने लगती है। लेकिन ब्रोको उससे कहता है कि ये खोपड़ी किसी इंसान की नहीं है और अचानक ही गुफा की रोशनी बुझ जाती है। अंधकार के बीच घबराई हुई नू उसे पुकारती है। वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं देख पा रही, तो ब्रोको उसे बताता है कि ये एक मामूली भूल थी और वो कहता है कि वो फिर से लाइट को चालू कर देगा। और जैसे ही लाइट वापस आता है, नू के सामने वो बड़ा सा ट्रोल बेटी खड़ा दिखाई देता है। ये सीन देखकर वो चौंक उठती है और डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखती है कि कोई आकर उसकी मदद करे, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। ब्रोको उसे बताता है कि बेटी एक ट्रोल है जिसे जादुई तरीके से वश में किया गया है। फिर वो कहती है कि उनका टीम क्रोज विश्वास पर चलता है और यदि कोई इसका मेंबर इससे अलग होने या उसे धोखा देने की सोच भी लेता है तो ये विश्वासघात होती है, जिसकी एकमात्र सजा मौत होती है। ब्रोको यहाँ पर साफ कहता है कि इस ग्रुप को कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता और इसीलिए नू अब इस ग्रुप के लिए वफादार नहीं रही तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। वो बेटी को ऑर्डर देता है कि वो नू को निगल जाए। नू यहाँ पर बहुत चिल्लाती और हाथ फैलाकर बचने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि काश जब क्लेन ने उसे बाहर निकलने का प्रस्ताव दिया था तब वो उसका हाथ थाम लेती। अब उसे उस क्षण की कीमत समझ आ रही थी। वो प्रार्थना करती है कि शायद क्लेन फिर से किसी चमत्कार के रूप में वहां पर आ जाए और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा ले, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसका शरीर ट्रोल के जबड़े तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही बेटी उसे निगलने ही वाला होता है, क्लेन वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर क्लेन बहुत ही शांति से कहता है कि उसे दुख है कि उसे पहुंचने में थोड़ा लेट हुआ। फिर वो हैरानी से ये सोचता है कि ये एक कैसा ट्रोल है जो कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ब्रोको के कंट्रोल में है। ब्रोको को ये बहुत ही अपमानजनक लगता है कि एक छोटा सा लड़का उसकी बुराई कर रहा है। वो गुस्से में भरकर बेटी को ऑर्डर देता है कि जाओ इस बच्चे और इस लड़की को खा जाओ, लेकिन बेटी रुक जाता है। वो अपने असली मालिक को पहचानता था। बेटी जानता है कि वो किसके अंडर है और वो क्लेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी बीच जो नू को उसने निगल ली थी वो बेटी के गले में अटकने लगती है और बिना क्लेन के कुछ किए बेटी उसे बाहर उगल देता है। नू बाहर आती है बिल्कुल टूटी फूटी हालत में, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। क्लेन सोचता है कि शायद वो उसे दोबारा से जिंदा कर सकता है,
लेकिन फिलहाल उसे ब्रोको से निपटना था। क्लेन लूना से कहता है कि अब केवल वही नू को संभाल सकती है। वो लूना को नू के ऊपर रख देता है और फिर वो अपने एक सींग को ऑर्डर देता है कि वो दोनों को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। ऑर्डर मिलते ही वो दोनों वहाँ से गायब होकर वहाँ से चले जाते हैं। ब्रोको ये देखकर बिल्कुल हैरान था, उसने पहले कभी ऐसी जादुई शक्ति देखी नहीं थी। वो जोर देकर कहता है कि उसने जरूर कोई जादू किया है। क्लेन यहाँ पर शांत रहता है क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि जादू असल में होता क्या है। फिर भी वो ब्रोको को समझाने की कोशिश करता है। वो अपनी जेब से एक मैजिक ओर निकालता और बताता है कि ये किस तरह के तत्वों से मिलकर बना है। वो समझाता है कि उसके हाथ में जो लालटेन है उसमें जो मैजिक ओर है वो उसे ट्रोल और बाकी डीमन को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। हालांकि इस समय वो केवल फीमेल ट्रोल पर कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ब्रोको को ये महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पर नियंत्रण कमजोर हो रहा है, इसीलिए वो उस मैजिक ओर को रिलीज कर देता है, यानी उसे पूरी तरह से एक्टिव कर दिया था। उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है जिससे बेटी दोबारा उसके कंट्रोल में आ गई थी। यहाँ तक कि क्लेन भी उस मैजिक ओर से निकलकर अशुभ और रहस्यमयी शक्ति को महसूस कर रहा था। बेटी अपनी जंजीरों के भीतर छटपटाता है और क्लेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेन बड़े ही चालाकी से उसके वार को टाल देता है और ये अनुभव उसे एहसास दिलाता है कि वो इंसानों के बिहेवियर को अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाया है। वो काफी गुस्से में आ जाता है और खास करके एलिसिया के ऊपर कि उसने उसे पहले कभी मैजिक ओर के बारे में क्यों नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर एलिसिया जो अभी अभी अपने मौत के मुंह से वापस आई थी, वो भी अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। डाकू हर ओर फैल चुके थे और उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जब उसके पिता उसे युद्ध और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता था। उसका पिता उसे बार बार कहता था कि तेरा वार बहुत कमजोर है और उस दिन उन्होंने उससे कहा था कि जब तुम वार करती हो तो तुम बहुत हिचकिचाती हो और यही झिझक तुम्हारे मन में डर पैदा करती है। और वो कहता है कि अगर दुश्मन को ये दिख जाए कि तुम डर रही हो तो वो तुम्हें तोड़ देगा। अब जब वो चारों तरफ से डाकुओं से घिरी हुई थी तो उसे सब कुछ याद आता है। वो जानती है कि उसे लड़ना होगा, लेकिन उसकी स्थिति और भी कठिन होती है क्योंकि उसका माना कोर कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि वो ब्लड क्लेन से अपनी शक्ति खींच रही थी जिससे उसकी ऊर्जा और भी तेजी से खत्म हो रही होती है। उसे ये भी महसूस होता है कि उसे एक बेहतर हथियार चाहिए होगा और यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसकी हार निश्चित है। इसीलिए वो दौड़ पड़ती है नदी की ओर। उसका प्लान होता है कि वो आर्वेटिस नामक एक प्राचीन हीरो का हथियार प्राप्त करेगी जो नदी के बिल्कुल गहराई में छिपा है। जब वो दौड़ती है तो उसके मन में बहुत ही डर समाया होता है। वो सोचती है कि यदि वो पकड़ी गई तो उसे बहुत ही दर्द झेलने को मिलेगा। डाकू ये सोचते हैं कि वो शायद नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है क्योंकि पिछले 300 वर्षों में कोई भी उस नदी में कूदकर जीवित नहीं लौटा। लेकिन वो गलत थे। नू का प्लान आत्महत्या का नहीं था। वो नदी में नहीं कूदती बल्कि नदी के ऊपर बने लकड़ी के पटरियों वाले स्कैफ फोल्डिंग की ओर छलांग लगाती है। जब डाकू ये देखते हैं कि उसने नदी में छलांग नहीं लगाई तो वो भी उसी दिशा में उसका पीछा करते हुए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही नू ऊपर पहुंचती है वो स्कैफ फोल्डिंग को काट देती है जिनसे अधिकांश डाकू नीचे नदी में गिर जाते हैं और वो भयानक वाटर डीमन उनका इंतजार कर रहा था और वो उन्हें आराम से निकल जाता है। और इस अफरा तफरी में डाकुओं को ये तक समझ नहीं आता कि वो कहाँ चली गई। उन्हें आभास होता है कि शायद वो नदी के भीतर समा चुकी है। वो पुराने हीरोज की तरह नहीं थी, उसे घुटन नहीं होती थी क्योंकि वो नदी में उतरने से पहले ही बहुत ही गहरी सांस भर ली थी। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था। वो अपनी सांस को रोक के रखेगी ताकि नदी में मौजूद वो डीमन उसे महसूस ही ना कर सके। वो उतनी गहराई तक डूबना चाहती है जहाँ पे वो प्राचीन हथियार रखा हुआ है। जैसे ही बैरल झील की गहराई में डूबता चला जा रहा था, पानी का दबाव एलिसिया को अब दर्द देने लगता है। भले ही वो मर नहीं सकती लेकिन उसे जबरदस्त पीड़ा महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहती है जब तक कि उसे वो तलवार की झलक नहीं दिखती। उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन की कमी के कारण शून्य पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो उस तलवार की ओर आगे बढ़ती है और जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी एक बड़ी आंख खुलती है उसके सामने और तब उसे एहसास होता है कि वो तलवार झील के नीचे नहीं बल्कि एक विशाल डीमन के ऊपर रखी है। वो पूरी ताकत से तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है और ये उम्मीद करती है कि उसकी शक्तियां उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर देगी कि वो जिंदा बच सके, लेकिन वो डीमन उसे तलवार समेत निगल जाता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ एलिसिया तलवार को पकड़ने में सफल रहती है और उसी पल उसे अपने पिता की कही बातें याद आती है कि उसमें उस महान तलवार की शक्ति को जगाने की सबसे ज्यादा काबिलियत है और यही बात उसे सबसे अलग हीरो बनाती है।
ये याद उसे फिर से लड़ने की शक्ति देती है और वो किसी तरह उस डीमन के मुंह से बाहर निकल आती है। उसके पेट पर एक गहरा घाव हो चुका था। उसकी जादुई खून तेजी से बह रहा होता है, लेकिन एक आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी होने के कारण वो अभी भी होश में होती है और तलवार की शक्ति को महसूस करने पर ध्यान सेंटर करती है। जैसे ही वो तलवार की माना को थामती है, वो तलवार को नीचे की ओर घुमाती है, जिससे उसे ऊपर उठने की पर्याप्त एनर्जी मिल सके। एलिसिया मानती है कि इस तलवार में पानी में रहने वाली प्राणी जैसी क्षमताएं हैं, जिससे इसे पानी के भीतर भी लड़ा जा सकता है। तो फिर वो सोचती है कि ये तलवार उस हीरो ने खो कैसे दी। शायद वो हीरो इसी डीमन से हार गया होगा, क्योंकि इस दुनिया में हजारों राक्षस वर्षों से छिपे रहते हैं और हो सकता है कि हाल ही में लोगों द्वारा जादू की खुदाई के कारण ये डीमन फिर से जाग गया हो और वो हीरो, जिसे नहीं पता था कि ये झील इस डीमन की गुफा है, वो उसका शिकार बन गया हो। खैर, वो तलवार को लहराती जाती और सतह की ओर तैरती जाती है। तभी वो देखती है कि पानी में बहुत सारी ताजा लाशें तैर रही है, जिन्हें छोटे डीमंस ने मार डाला है। लेकिन एलिसिया उन छोटे राक्षसों से नहीं डरती, क्योंकि अब वो उनके सामने बहुत शक्तिशाली है। वो उन्हें काटती हुई आगे बढ़ती और आखिरकार झील से निकलकर सतह तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि 2 मेन डाकू उसका इंतजार कर रहे हैं। वो डाकू उसके हाथ में खजाने वाली तलवार देखकर भी उस पर हमला करने की सोचते हैं, जो कि ये बात तो साबित करता है कि उनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वही बड़ा सा डीमन भी झील से बाहर आ जाता और अपने ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल से सामने दिखने वाले सभी इंसानों को निगल जाता है। एलिसिया तलवार की मदद से अपनी रक्षा करती है, लेकिन वो जानती है कि वो अकेले उस डीमन का सामना नहीं कर सकती। इसीलिए वो निर्णय लेती है कि वो डाकुओं को मरने देगी और खुद वहां से चली जाएगी। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, वो दोनों डाकू उसे पुकारते हैं और अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं और वो ये भी वादा करते हैं कि वो अब कभी भी क्रोज गिरोह का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो जो कहेगी वो वही करेंगे। लेकिन एलिसिया जानती है कि ऐसे लोग कभी भरोसे के लायक नहीं होते। उन्हें मौका मिले तो वो फिर किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए वो वहां से चली जाती है और बाकी का काम वो डीमन कर लेता है। वो डीमन उन डाकुओं को इस दुनिया से हमेशा के लिए भगाने के लिए मजबूर करता है। एलिसिया एक हीरो होने के नाते उस विनाशकारी डीमन को यूं छोड़कर जाने के लिए थोड़ी चिंतित थी, लेकिन क्योंकि ये एक वाटर में रहने वाला प्राणी है, तो वो सोचती है कि ये अपनी जगह से बाहर नहीं आएगा। वैसे भी उसने क्लेन के कहने के अनुसार पूरे डाकू गिरोह को खत्म कर दिया है। वो सोचती है कि अब वो आगे क्या करे। उसी वक्त क्लेन उससे जादुई ब्लड के थ्रू बात करता है। वो पूछता है कि क्या उसका मिशन पूरा हो गया है। उसके ब्लड के फ्लो से जो कुछ मिनट पहले तक बुरी तरह से हिल रहा था, क्लेन मान लेता है कि काम पूरा हो गया है। लेकिन उसके घाव को देखकर वो समझता है कि एलिसिया को इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। एलिसिया को क्लेन की ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे ताना मारता है कि वो आराम से बैठा रहा जबकि वो एक विशाल डीमन से लड़ रही थी। क्लेन उससे माफी मांगता और बताता है कि वो खुद भी एक समस्या में फंसा हुआ था, जिससे एलिसिया हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकती कि सबसे ताकतवर डीमन राजा भी किसी चीज से मुश्किल में पड़ सकता है। क्लेन समझाता है कि उसका मानव रूप उसकी असली ताकत को लिमिट कर रहा है। असली समस्या ये है कि इंसान अब नए नए सस्ते जादुई तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। वो एलिसिया पर गुस्सा करता है कि उसने उसे जादू के अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं बताया और इसीलिए वो उसे सजा देगा। वो बताता है कि उसने पहले ही बेटी को मार डाला है और अब बेटी का मास्टर ब्रो को अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी वो नू के शरीर से टकराता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे लूना उसके पास बैठा दिखाई देता है और एक विलेन की तरह वो लूना को अगवा करने का फैसला करता है। उधर एलिसिया क्लेन के ऑर्डर पर तुरंत ही वहां पहुंचती है, क्योंकि वो उसके किसी भी ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकती थी। और इससे पहले कि सजा की बात शुरू हो, वो क्लेन से पूछती है कि ये लाल धुआं क्या है। क्लेन कोई जवाब नहीं देता, बल्कि तलवार के बारे में पूछता है। तो एलिसिया उसे देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने इसे पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। तब क्लेन उसे बताता है कि ये धुआं डीमन काइंड को कमजोर करता है और इसीलिए वो लूना का पता नहीं लगा पा रहा। उसके पास अपने असली रूप में लौटने का विकल्प है, जिससे वो धुएं को उड़ा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो गुफा ढह जाएगी। इसीलिए वो एलिसिया से कहता है कि वो इस स्थिति को संभाले, क्योंकि उसे जादू के बारे में जानकारी है। एलिसिया कहती है कि जानकारी होने के बावजूद वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लेन इस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो कितनी बेकार हीरो है। एलिसिया पलटकर जवाब देती है कि ये उसकी गलती है कि उसने बाकी 11 हीरो को मार डाला, जिनमें से कई जादू जानते थे। क्लेन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता और खुद गुफा के चारों ओर देखने लगता है। एलिसिया उसके पीछे पीछे चलती और पूछती है कि अगर ब्रोको ने लूना को नुकसान पहुंचाया तो वो क्या करेगा। क्लेन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी मानव दुनिया में दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि वो मानवता का नाश कर देगा। एलिसिया को अब ये साफ हो जाता है कि लूना ही वजह है जो इस दुनिया को बचा सकती है, इसीलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं है
उसे लूना को बचाना ही होगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, एलिसिया को खून का निशान दिखाई देता है। वो खून को जांचती है और कहती है कि ये इंसानी खून है। वो क्लेन से पूछती है कि क्या नू घायल है। क्लेन मानता है कि नू घायल है, लेकिन वो थोड़ी देर तक उसके खून को रोकने में सफल रहा। हालांकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। जिस तरह से खून फर्श पर खिंचा हुआ था, उसे देखकर तो ये बातें संभव लगती है। या तो नू खुद लूना को बचाने के लिए खिसकती गई या कोई घसीट कर उसे ले गया। लेकिन सच ये है कि ना तो घसीटा जा रहा है और ना ही वो खुद खिसक रही है, बल्कि वो ब्रोको उसकी शर्ट से पकड़े हुए है ताकि वो लूना को उससे छीन सके। पहले ब्रोको को लूना और नू जमीन पर बेहोश मिले थे। वो लूना को उठाने ही वाला था कि नू ने उसे कसकर पकड़ लिया। ब्रोको चिल्लाता है कि उसे बस लड़का चाहिए। जब वो पहले लूना के पास गया था तो लूना ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्ला उठा था। लूना की चीख से उसका लैंप टूट गया और ब्रोको समझ गया कि लूना में जादुई शक्ति है और ये शक्ति उसकी अपनी शक्ति से भी ज्यादा है। वो मान जाता है कि लूना में हाइडेन का खून है और इसीलिए वो लड़के को ले जाना चाहता था। अब क्योंकि नू अभी भी उसे छोड़ नहीं रही, तो वो कहता है कि वो उसका हाथ काट कर चला जाएगा। तभी एलिसिया वहां पर पहुंचती है और वो उसे रोकती है। ब्रोको चौंकता है कि एलिसिया अभी भी जिंदा है और वो उससे पूछता है कि उसने जिन डाकुओं को भेजा था उनका क्या हुआ। तो एलिसिया कहती है कि अगर वो अब भी रेंग रहे होंगे तो शायद अब तक हेवन तक पहुंच गए होंगे। क्लेन भी वहां पर आ जाता और कहता है कि वो ब्रोको को सजा देगा। ब्रोको जानता है कि लूना ही उसका इकलौता रास्ता है, इसीलिए वो अपनी तलवार लूना की उंगलियों पर रखता है और कहता है कि अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ा तो वो हर कदम पर लूना की एक उंगली काटेगा। क्लेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिसिया उसे रोकती है। वो कहती है कि भले ही क्लेन लूना की हाथों को फिर से जोड़ सकता है, लेकिन दर्द को वापस नहीं लिया जा सकता। एलिसिया ब्रोको से सौदा करना चाहती थी। वो कहती है कि उसके पास हीरो की तलवार है। वो तलवार को दीवार की ओर फेंकते हुए कहती है कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो लड़के को छोड़ दे और अपने हाथों से तलवार उठाए, या लड़के को लेकर तलवार को छोड़ दे। ब्रोको हंसता और कहता है कि अगर एलिसिया तलवार छोड़ने को तैयार है तो इसका मतलब है कि लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि उसे सिर्फ ये तलवार नहीं चाहिए, अगर उसे बाकी तलवारों का ठिकाना मिल जाए तो वो लड़के को छोड़ सकता है। एलिसिया पहले हिचकिचाती है, लेकिन क्लेन उससे कहता है कि तलवारें एक ही जगह पर है और ब्रोको उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। वो बताती है कि तलवारें मून माउंट पर है, वही जगह जहां क्लेन ने उन सभी पर हमला किया था। ब्रोको खुश हो जाता है और मानता है कि उसने उन्हें मूर्ख बना दिया। वो एक जादुई पाउडर निकालता और अपने ऊपर डालकर गायब हो जाता है। लूना रोने लगता है और ब्रोको खुद से बातें करता है कि अब इस तलवार को छोड़कर बाकी 12 तलवारें लेने जाएगा वो। लेकिन तभी एलिसिया उस पर वार करती है। वो चौंक जाता है कि एलिसिया ने उसे देखा कैसे। तो वो कहती है कि उसने उसे नहीं देखा, उसने उसे सुना है। वो लूना के रोने और ब्रोको की डींगे सुन सकती थी। क्लेन लूना को उठा लेता और उसके भीतर से पाउडर साफ करता है। एलिसिया पूछती है कि वो नू के साथ क्या करेगा। तो क्लेन कहता है कि उसका शरीर बहुत बुरी तरह घायल है और उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वो कहता है कि वो उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और वो उस मेहनत के लायक नहीं है। एलिसिया कहती है कि नू ने अंत तक बच्चे को बचाने की कोशिश की और अगर वो लूना की माँ होती तो वो जरूर चाहती कि वो जिंदा रहे। क्लेन कहता है कि वो एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पर अपनी मैजिक ब्लड डाल सकता है और अगर वो नू को बचाता है तो एलिसिया को मरना होगा। एलिसिया कहती है कि वो पहले भी एक बार मर चुकी है और फिर से मरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कहती है कि वो एक हीरो है और लोगों को बचाना उसका मकसद है। क्लेन उसके खून को निकालता है और नू के शरीर में डाल देता है। नू हैरान होकर जागती है कि वो जिंदा कैसे है। वो क्लेन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो एलिसिया थी जिसने ये फैसला लिया। क्लेन कहता है कि चाहे एलिसिया कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अब भी इंसान है और कुछ ही मिनटों में वो फिर से होश में आ जाएगी। और ठीक वैसा ही होता है। एलिसिया जागती और तुरंत अपनी तलवार थाम लेती है। वो खुश होती है कि तलवार अब भी उसके पास है। वहीं क्लेन लूना को नू को सौंपता है और उसे एक नया नाम देता है। उसने उसका नाम नुरू दिया था। वो कहता है कि ये उसका दोबारा जन्म है और इसीलिए उसका नाम बदला गया है और अब वो उसके साथ ही चलेगी। तो नुरू लूना को अपने गले से लगाती और सोचती है कि आगे का ये सफर कैसा होगा। और अब ये 3 लोगों का नहीं बल्कि 4 लोगों का सफर बन चुका था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और आगे की कहानी जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।